छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने का एक बहुत ही बड़ा और सुनहरा मौका आया है। जी हाँ, सीएसईबी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के 400 पदों पे भर्ती होने वाली है और इस रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। आपके लिए जो भी जरूरी इंफॉर्मेशन है इस रिक्रूटमेंट से, इस भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या हो जाता है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है। हे गाइस, दिस इज आलोक और आप देख रहे हैं जॉब पिंग। इस भर्ती परीक्षा को, मतलब सीएसईबी के डेटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती परीक्षा को हम पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं। कहां पर? यही हमारे YouTube चैनल पे और हमारे ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप पर। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना है और हमारा ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप आरोन अकेडमी के नाम से जो है उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको अभी मिल जाएगा हिंदी का स्टडी मटेरियल, इंग्लिश का स्टडी मटेरियल, करंट अफेयर्स का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, साथ ही रीजनिंग का स्टडी मटेरियल जिसमें एमसीक्यू है। उसके अलावा एक्सप्लेनेशन के साथ उसमें बताया गया 2600 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है रीजनिंग के हमारे स्टडी मटेरियल में, और आपको कंप्यूटर से रिलेटेड भी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बाकी स्टडी मटेरियल भी जल्द ही अपडेट हो जाएगा और ये जो करंट स्टडी मटेरियल है इसके ऊपर भी और भी अपडेट्स आते रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप जल्दी से जाइए, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अच्छा, हिंदी सब्जेक्ट के लिए एक फ्री टेस्ट भी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए, उस टेस्ट को, फ्री टेस्ट है, एक बार ट्राई जरूर कीजिए उसको। आपको उसके लिए ऐप भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दीजिए उस टेस्ट को और बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए हमको कि आपको कैसा लगा एक्सपीरियंस और कितने मार्क्स स्कोर कर पाए आप हिंदी के इस फ्री टेस्ट में। और एक बात, अगर आप डेली करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही सीएसईबी डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए हम प्लान कर रहे थे कि कंप्यूटर के ऊपर जो एक्सपेक्टेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस की एक वीडियो सीरीज बनाएं। चाहें तो उसको लाइव कर लें या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए अवेलेबल करा दें फ्री में हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। और दूसरा, एक क्रैश कोर्स सीएसईबी के डेटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम के लिए एक क्रैश कोर्स भी लॉन्च करने का सोच रहे थे। लेकिन ये दोनों चीजें, मतलब कंप्यूटर के लिए जो एमसीक्यू बेस्ड सीरीज रहेगा हमारा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वो, और साथ में ये क्रैश कोर्स, ये दोनों हम तभी लॉन्च करेंगे अगर आप लोग हमसे कहेंगे। तो आप हमें बताइए कि क्या आपको इन दोनों चीजों की जरूरत है। कमेंट सेक्शन पे आपके सजेशंस का हमको इंतजार रहेगा। बहुत सारी बातें हो गई, अब चलिए सीधे चलते हैं नोटिफिकेशन में। उसके बाद फिर आपको बाकी सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी हमको देनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए हम आए हैं सीएसईबी की ऑफिशियल साइट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट का अपडेट कर दिया गया है। यहाँ पर ये विज्ञापन लिखा है, ये एडवर्टीजमेंट। यहाँ से आप क्लिक करोगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ये पीडीएफ ओपन होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड 22 तारीख का डेट लिखा है। यहाँ पे देखो 27 तारीख को अपडेट किया गया है इसको। तो ये विज्ञापन है 22 तारीख को। जैसा कि आपको पता है कि शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था जिसमें सिर्फ पदों की संख्या और कुछ एक दो डिटेल ऑनलाइन फॉर्म की डेट बता दी गई थी। और यहाँ पर भी सबसे पहले हमको बताया गया है कि आप cspc.co.in जो वेबसाइट मैंने अभी आपको दिखाया वहीं पर जा करके दिनांक 29/9/2021 के दोपहर समय 12 बजे से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप लोग को ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, क्या करना है, उसके बारे में हम सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अभी आने वाले दिनों में इसके ऊपर ढेर सारे वीडियोस, डेटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर ढेर सारे वीडियोस मिलने वाले हैं। चलिए नंबर ऑफ पोस्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के हिसाब से सीएसईबी में 5 कंपनियां हैं, उसके हिसाब से इन्होंने डिवाइड की हुई है। तो रिक्रूटमेंट जो है सबसे पहले दिया है इन्होंने ट्रांसमिशन कंपनी के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर के बैकलॉग पद।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन दिया गया है। टोटल पदों की बात करें तो 50 पद है। कहाँ पर है? ट्रांसमिशन में। ठीक है, ट्रांसमिशन में कोई संभाग के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से डिवाइड नहीं किया है, इसका एक सिंगल रिक्रूटमेंट किया हुआ है। अब यहाँ पर ये बाकी जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ही है, लेकिन इसमें एरिया डिवाइड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जगदलपुर क्षेत्र का है, बैकलॉग सहित पद रिक्त पद हैं इसमें। उसका आप अगर यहाँ पे देखोगे तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बाइफर्केशन दिया हुआ है, और टोटल देखोगे तो 68 पद हैं जगदलपुर क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब वितरण कंपनी में। और अगेन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में आप अंबिकापुर क्षेत्र में देखोगे तो आपको टोटल 44 पद मिलेंगे। और उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में आप देखेंगे रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र में, तो यहाँ पर टोटल आपको 238 पोस्ट मिलती है। अब ये एरिया वाइज डिवाइड कर दिया है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा तीनों चारों को मिला करके आपके टोटल 400 पोस्ट ये हो जाते हैं। तो ये नंबर ऑफ पोस्ट की बात हो गई। अब ये बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखिएगा। मूल निवासी कौन कौन कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अब यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन कंपनी में, मतलब यहाँ पर इस जगह में ट्रांसमिशन के लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या होना चाहिए? आपको होना चाहिए छत्तीसगढ़ राज्य के ज़िले का मूल निवासी। मतलब आप किसी भी ज़िले के हों, आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसमिशन कंपनी के लिए। ठीक है, आपको छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और जो सिर्फ छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल के ही लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, इस बात को मैं आपको बता दूं। तो पहली बात क्लियर है कि ट्रांसमिशन कंपनी जो पहला नंबर का पोस्ट का बाइफर्केशन दिया था, रिक्रूटमेंट दिया था, वहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ के राज्य के किसी भी जिले के निवासी होना चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो दिया हुआ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए, पहला बस ट्रांसमिशन का था, उसके बाद बाकी 3 जो रिक्रूटमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हैं, जिसमें एरिया डिवाइडेड है। तो पहला जो था वो जगदलपुर क्षेत्र के लिए था। यहाँ पर आपको बस्तर संभाग के किसी भी जिले का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मतलब इन पदों के लिए आपको टोटल 68 पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, तो आपको बस्तर संभाग के अंदर जो भी जिले आते हैं उनमें से किसी का भी मूल निवासी होना अनिवार्य है। बाकी जिले के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसी तरीके से अंबिकापुर क्षेत्र की बात करें तो आपको सरगुजा संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों का मूल निवासी होना अनिवार्य है। बाकी छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं वहाँ से लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप जो है रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़ क्षेत्र से डेटा एंट्री ऑपरेटर पे अप्लाई करना चाहते हैं, जहाँ पर आपका 238 पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको अगेन किसी भी ज़िले का रहेंगे आप, अगर छत्तीसगढ़ का आपके पास डोमिसाइल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझिए यहाँ पे कि अगर आपको ट्रांसमिशन में अप्लाई करना है तो आप छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल बस चाहिए। अगर आपको रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव क्षेत्र के लिए अप्लाई करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल चाहिए। और इन दोनों जगह में जगदलपुर क्षेत्र में करना है तो बस्तर संभाग के जिले का निवासी होना चाहिए, और अंबिकापुर क्षेत्र में करना है तो आपको सरगुजा संभाग के जिले का निवासी होना अनिवार्य रहेगा। तो ये बात आप समझ लीजिए कि आप इन जगह से ही अप्लाई कर पाएंगे। उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन डालिएगा। वैसे हम 29 को जब एप्लीकेशन लाइव हो जाएगा उसके बाद एक वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर अप्लाई करने वाला, तो मैं सजेशन दूंगा आपको कि आप उससे पहले अप्लाई ना करें, क्योंकि शुरुआत में एक तो बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो सर्वर में इशू आता है और साथ में पेमेंट वगैरह की भी दिक्कत आती है, तो इसीलिए थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा। थर्ड पॉइंट पे आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट का जो जॉब प्रोफाइल है, दायित्व क्या होता है, क्या काम करना होगा आपको वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद। तो यहाँ पर आपको बेसिकली टाइपिंग का काम करना है। आपको MS ऑफिस के सारे फंक्शन अच्छे से आने चाहिए। आपको बेसिकली वर्ड के अंदर काम करना है, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, MS एक्सेस में, और इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ों को आपको काम करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, उच्च अधिकारीगण जो रहेंगे, मतलब असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, ये जितने जो हायर पोस्ट पे अधिकारी हैं उनके सहायक के रूप में आपको काम करना है। इनको ये जो भी डॉक्यूमेंट रेडी करेंगे इनको आपको हेल्प करना है, टाइप करके देना है, आपके साथ बैठ के ये काम करेंगे। एक एग्जांपल की बात करूं अगर मैं, तो आपको बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई टेंडर आता है या फिर कभी कोई काम चल रहा है, उसका मेजरमेंट होता है, पेमेंट करना होता है, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट रेडी होता है वो डॉक्यूमेंट इंजीनियर्स आपके साथ बैठेंगे और आपसे रेडी करवाएंगे। थोड़ा सा हैक्टिक काम ज़रूर होता है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, बट इट्स अ सेफ जॉब
और आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलने वाली है इसके लिए। अगला पॉइंट हमारा वही है कि आपको, हालांकि यहाँ पे स्टाइफंड लिखा है क्योंकि यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड की बात कर रहा है। स्थायी तौर पे प्रारंभिक तौर पे 3 वर्षों के लिए आपको रखा जाएगा, आपका काम देखा जाएगा और उसके बाद फिर आपको रेगुलर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो पे स्केल रहेगा वो 19,800 से लेकर 62,600 रुपीज़ तक रहेगा। इसमें आपकी स्टाइफंड की बात की गई है जब तक प्रोबेशन पीरियड है। प्रोबेशन पीरियड के बीच में आपका ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको फर्स्ट ईयर में 19,800 को 70% मिलेगा, फिर सेकंड ईयर में 80% और फिर थर्ड ईयर में 90%। इस बीच में आपको जो भी अलाउंसेज हैं, भत्ते हैं, वो सब नियमित कर्मचारी के तौर पे जिनको मिलता है उसी तरीके से मिलते रहेंगे। और जब आप एक बार रेगुलर हो जाएंगे तो इसमें जो भी अमाउंट आपको बचा रहेगा वो एरियर्स के तौर पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे आयु सीमा। आयु सीमा की गणना करने के लिए इन्होंने डेट का निर्धारण किया है 1 जनवरी 2021 को। इस पे आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 18 साल की और अधिकतम आयु, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी से हैं तो आपको 40 वर्ष होना चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर ओबीसी से हैं तो आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए 45 वर्ष। जितने भी छूट हैं वो सबको मिला करके अधिकतम सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर रिजर्वेशन से जुड़ी हुई डिटेल्स आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे पूछिएगा, हम आपको उसका आंसर दे देंगे। अभी हम आ जाते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट में, जो है कि शैक्षणिक योग्यता। अगर आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं इसका मतलब है कि आपको कुछ तो अच्छा लग रहा है हमारा कंटेंट। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर सिर्फ उन्हीं के साथ करिएगा जिनको इस वीडियो में बताए हुए कंटेंट से, इंफॉर्मेशन से फायदा मिले। जबरदस्ती किसी को भी रैंडम शेयर करके आपका या फिर सामने वाले का समय खराब करने का मतलब नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्लीज। आप में से 90% लोग वीडियोस देख लेते हैं और चैनल बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है समय पे वो आपको पता चल जाए। तो नोटिफिकेशन बेल और सब्सक्रिप्शन चैनल का जरूरी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन होने वाला है और यहीं पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान भी देना है। तो चलिए, सबसे पहली बात बोलता है कि आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऑनलाइन आवेदन के अंतिम दिनांक तक पूर्ण करना आवश्यक है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर में हैं और आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई, आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जिन लोगों के पास डिग्री है, जो भी चीज़ इन्होंने मांगी है, अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, वो सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए इस एप्लीकेशन डेट के ख़त्म होने के पहले पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले ये मांग रहा है स्नातक की डिग्री, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए 2nd क्लास में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है, ये पहले रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क देखें तो आपको 3 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या है, आपको डिग्री होना चाहिए आपका 2nd क्लास में, स्नातक होना चाहिए 2nd क्लास में। उसके साथ साथ में आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग के 1 वर्ष में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोग्रामिंग में 1 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र बोलने का मतलब डीसीए या फिर पीजीडीसीए की ये बात कर रहा है। ठीक है, ग्रेजुएशन 2nd क्लास प्लस डेटा एंट्री ऑपरेटर या फिर प्रोग्रामिंग का 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, ये दोनों है। उसके साथ में आपको चाहिए कंप्यूटर में हिंदी एवं अंग्रेजी में 5000 कीज डिप्रेशन पर आवर की स्पीड से टाइपिंग, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे और भी कंडीशन आता है, ये तो इन्होंने बता दिया। अब ऐसे कैंडिडेट्स का क्या होगा जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं है, डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, उसके लिए बहुत प्यार से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। इसको ध्यान से सुनिएगा, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन एक्सप्लेन किया है बेसिकली। ये दोनों कंडीशन जो है इनको पीजीडीसीए या डीसीए जो 1 वर्षीय पाठ्यक्रम बोला है उसमें जो है अलग से जो प्रोड्यूस करना होता है अपने को, वो सारी चीज़ें डीसीए पीजीडीसीए जो प्रस्तुत करना होता है वो आपको प्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा। उसके बारे में नंबर 1 में इंफॉर्मेशन दी हुई। तो नंबर 1 में किन कैटेगरी मतलब किन कोर्सेज, ऐसे आवेदक जिन्होंने कौन सा कोर्स किया है जिनको डीसीए या पीजीडी से प्रस्तुत नहीं करना होगा, तो वो है अगर आपने इंजीनियरिंग की है उसमें भी कौन से ब्रांच से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आपको डीसीए पीजीडी से नहीं देना है। इंफॉर्मेशन मतलब आपका इंजीनियरिंग आपका ग्रेजुएशन में काउंट हो जाएगा, 2nd क्लास होना चाहिए और उसके साथ साथ फिर आपको
टाइपिंग आनी चाहिए, तो आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। उसी तरीके से BCA अगर आपने कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया है और साथ में टाइपिंग आती है, देन यू आर गुड टू गो। आपको किसी तरीके का DCA PGDCA प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कम से कम, या फिर आपने BCA प्लेन BCA किया है तो भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन जो है आपका वो आपका सेकंड क्लास होना ज़रूरी है। तो ये 3 टाइप के कोर्सेज के अगर आप अंदर आते हैं तो आपको ये तीनों कोर्सेज में सेकंड क्लास में पास होना चाहिए और साथ में टाइपिंग आनी चाहिए, देन आप ओके हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इनमें से नहीं आते हैं तो जो दूसरी कैटेगरी इन्होंने समझाई है उसमें ये है कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, सेकंड क्लास होना चाहिए, और आपने अगर किया है MSc किया है, ग्रेजुएशन सेकंड क्लास होना चाहिए। MSc आपका, MSc कौन से सब्जेक्ट से? कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। दूसरा MCA से आपने अगर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आपको PGDCA या DCA की डिग्री प्रोड्यूस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मतलब MSc आपने किया कंप्यूटर साइंस या IT से, और या तो फिर आपका MCA है तो आपको DCA या PGDCA प्रोड्यूस नहीं करना है। उसी तरीके से इन कोर्सेज के लिए भी आपको DCA या PGDCA प्रोड्यूस नहीं करना है। कंडीशन ये है कि सभी डिग्री जो है वो सेकंड क्लास की होनी बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा अगर आप ऊपर के दी हुई किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहले यही बात कही गई है कि जो आवेदक उपरोक्त में से अलग पाठ्यक्रम से, मान लीजिए आपने BA किया है, BA आपका सेकंड क्लास होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब कोई ना कोई ग्रेजुएशन कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं BA का, तो BA आपका सेकंड क्लास में होना चाहिए। उसके बाद आपको कंप्यूटर संबंधी योग्यता के लिए UGC से मान्यता प्राप्त संस्थान से इनमें से नीचे लिखे हुए कोर्सेज में से एक कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब एडिशनली आपको इनमें से एक कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अगर आपने ऊपर मेंशन जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी डिफरेंट सब्जेक्ट, उसके अलावा किसी और सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आपको जो एडिशनल सब्जेक्ट चाहिए उसमें चाहिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर DCA में 1 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन सेकंड क्लास के साथ में। कोई भी ग्रेजुएशन है उसके साथ में आपका DCA है 1 साल का डिप्लोमा, तो आपका सही है, आप अप्लाई कर सकते हो। टाइपिंग भी कंपलसरी रहेगी उसमें साथ में, ठीक है। उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन है सेकंड क्लास में और आपने अगर ITI किया है, ITI में कंप्यूटर ऑपरेटेड एंड प्रोग्राम असिस्टेंट मतलब कोपा का कोर्स किया है, तो आप एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। उसी के साथ साथ अगर आपने PGDCA किया है एडिशनली तो आप एलिजिबल रहेंगे। मतलब आपने अगर कोई भी दूसरा कोर्स किया है, BA किया है या फिर कोई सा भी दूसरा कोर्स किया है और उसके साथ साथ इन तीनों में से कोई भी एक कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर से बताया गया है कि जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो ऑनलाइन आवेदन के लास्ट डे के पहले पहले आपको पूरा करना ज़रूरी है। आरक्षण की बात मैं अभी डिटेल में नहीं करूँगा। आपका कोई स्पेसिफिक सवाल होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, हम डेफिनेटली उसका आंसर ज़रूर करेंगे आपको। अब यहाँ पे बोल रहा है आवेदन कैसे करना है। आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम आपके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहिए उसके लिए। एप्लीकेशन फ़ीस क्या होने वाली है? एप्लीकेशन फ़ी जो है अगर आप अनारक्षित और OBC के लिए रहेंगे तो ये 700 रुपये होने वाला है। हायर साइड में रहता है CA-CB का, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, मगर क्या कर सकते हैं। अगर आप अनारक्षित या फिर OBC से हैं तो आपको 700 पे करना होगा एप्लीकेशन फ़ी, और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार हैं तो आपको 500 रुपये पे करना होगा फीस के रूप में, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगा। किसी भी कंडीशन में आपको वापस ये नहीं मिलने वाला है। आवेदन की लास्ट डेट जो होने वाली है वो रहेगी 28/10/2021 रात को 11:59 तक। मतलब आपको 1 महीने का समय मिलेगा। ध्यान रखिएगा कि आपका जो एप्लीकेशन डेट शुरू हो रहा है वो 29 तारीख से शुरू हो रहा है। ये देखिए 29 तारीख को दोपहर 12 बजे से, और लास्ट डेट आपका 28 अक्टूबर 2021 रात को 11:59 तक होने वाला है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चयन प्रक्रिया क्या होने वाली है इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो आपका लिखित परीक्षा होने वाला है, प्रतियोगी परीक्षा, तो लिखित परीक्षा आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है ये। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे।
आपका जो लैंग्वेज रहेगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, क्वेश्चन का और ऑप्शन का। और अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इंग्लिश वाले वर्जन को ही मानना होगा। इसमें इस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें आपके 100 प्रश्न होने वाले हैं। इस हर एक प्रश्न के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे, जिनमें से एक विकल्प सही होगा, आपको वो चुनना है। अगर आपने सही विकल्प चुना तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और अगर गलत उत्तर दे दिए तो आपका 1/4 मतलब -0.25 अंक काट लिया जाएगा। और अगर आपने कोई भी आंसर नहीं किया है तो आपको उसके लिए 0 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे इस लिखित परीक्षा में आपका सिलेबस भी बताया गया है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर होने वाले हैं। तो चलिए उसको देखते हैं, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे सबसे पहले है सामान्य ज्ञान। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, लास्ट ईयर जो रिक्रूटमेंट हुआ था 18-19 में, उसमें से इन्होंने चेंज कर दिया है। तब पेपर होता था 200 नंबर का, अब उसको कर दिया है 100 नंबर। तो सारे सब्जेक्ट को एग्जैक्टली हाफ कर दिए हैं इन्होंने यहाँ पर भी, क्योंकि 200 से 100 कर दिए तो सब चीज़ आधा आधा हो गया है। दिक्कत कोई समस्या नहीं है, इसके लिए आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा आप पूछ लीजिएगा, अभी समझिए एक बार, उसके बाद आगे इस बारे में डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आप क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उसका आंसर आपको कर देंगे। अगर ज़रूरत लगी तो एक लाइव सेशन कर लेंगे, या फिर एक रिकॉर्डेड वीडियो बना करके आपको समझा देंगे उसके बारे में। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा सामान्य ज्ञान। अब बात आती है सामान्य ज्ञान हिंदी, मतलब सामान्य ज्ञान में इंटरनेशनल रहेगा, नेशनल रहेगा कि छत्तीसगढ़ का रहेगा। तो लास्ट ईयर जो हुआ था उसमें सिर्फ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन पूछे गए थे, इन्होंने डिफाइन इस बार भी नहीं किया है। नंबर 25 होने वाला है, मतलब 25 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान से। और इसमें आपका पिछली बार जो है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ से पूछा गया था, इंडिया का नहीं पूछा गया था। लेकिन क्योंकि इन्होंने फिर से मेंशन नहीं किया है तो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो ना पूछे, तो संभावना बनी हुई है। तो इसलिए हमको पढ़ना तो दोनों पड़ेगा ही। तो हमारे पास इसके लिए मटेरियल है, इंडिया लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, करंट अफेयर्स का मटेरियल है। आप चाहें तो हमारे ऐप पे जाके स्टोर में चेक कर सकते हैं, इसको बहुत इफेक्टिव है। और छत्तीसगढ़ का भी जो करंट अफेयर्स है, सामान्य ज्ञान है, वो जल्दी ही अपलोड होने वाला है। अब सामान्य कंप्यूटर ज्ञान की बात करते हैं, जो दूसरा सब्जेक्ट है हमारा, ये आपका 15 अंक का होने वाला है। देखिए, सामान्य ज्ञान जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपका 25 मार्क उसमें से है। उसके बाद फिर कंप्यूटर का आपका 15 अंक रहेगा। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर के लिए आपको हमारे ऐप में 100 MCQs का एक PDF मिल जाएगा। आप वो PDF एक बार ज़रूर देख सकते हैं, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है वो। एक बार ऐप में जाकर आप देखिएगा ज़रूर। इन सारे कोर्सेज़ के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अपडेट कर दूँगा। अगला जो टॉपिक आता है, अगला जो सब्जेक्ट आता है वो है सामान्य मानसिक योग्यता, मतलब रीजनिंग। इसके भी 15 क्वेश्चन होने वाले हैं और 15 मार्क का रहेगा। इसके लिए भी हमारे पास एक स्टडी मटेरियल है जिसमें 2600 से ज़्यादा MCQ क्वेश्चंस हैं, और सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन किया गया है। लगभग सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं, तो वो आप स्टडी मटेरियल देख लोगे, आपके 15 मार्क्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चौथा जो सब्जेक्ट है हमारा सामान्य गणित, एप्टीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पे। इसमें से भी 15 मार्क्स आने वाले हैं, 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसका स्टडी मटेरियल जल्दी ही हमारे ऐप में अवेलेबल हो जाएगा। सामान्य हिंदी व्याकरण सहित, सामान्य अंग्रेजी व्याकरण सहित। तो हिंदी जो है वो 20 अंक का होने वाला है, और अंग्रेजी जो है वो 10 अंक का होने वाला है। तो आप देखिए, हिंदी और इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। हिंदी में आपको 20 मार्क्स हैं, मतलब ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हो जाता है। सामान्य ज्ञान के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसका वेटेज यहाँ पे ज़्यादा है। बाकी सारे सब्जेक्ट का वेटेज इक्वल है, और अंग्रेजी का वेटेज सबसे कम है। तो हमारे पास इन दोनों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। खास करके हिंदी के लिए इतना बेहतरीन मटेरियल है कि वो मटेरियल आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा। व्याकरण सहित एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। लिंक आपको मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या तो फिर आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके स्टोर में जा करके देख सकते हैं उसको। इसी तरीके से इंग्लिश का भी ग्रामर सहित हमने एक हैंड रिटन स्टडी मटेरियल रेडी किया हुआ है स्पेसिफिकली इन्हीं सब एग्ज़ाम्स के लिए, और वो भी आपके 10 मार्क्स की प्रिपरेशन पूरी करा देगा। आप जाकर के एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर ऐप में डायरेक्टली आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे तो हमारे ऐप में आपको लगभग सभी सब्जेक्ट के स्टडी मटेरियल्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, अगर आप चाहें तो हम क्रैश कोर्स भी लॉन्च कर सकते हैं, और कंप्यूटर के लिए हम जो है
फ्री में अपने यूट्यूब चैनल पे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस का सीरीज तो लॉन्च करने ही वाले हैं। बस आप हमको बताइएगा कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं क्रैश कोर्स या ये क्वेश्चन को। और कंप्यूटर वाला क्वेश्चन जो रहेगा उसको आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स चाहिए या फिर लाइव क्लास चाहिए, आप ये भी हमसे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के। ठीक है, अगला चलते हैं। अब ये पेपर आपने दे दिया, मार्क्स आपने स्कोर कर लिया, लेकिन चयन प्रक्रिया के लिए नेक्स्ट स्टेज जो रहेगा, जो कि कौशल परीक्षा होने वाला है, जिसमें आपको टाइप करके दिखाना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो टोटल नंबर आपका 100 है। अगर आप अनारक्षित या फिर OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 40% लाना है, मतलब 40 नंबर लेके आना है, तभी आपको आगे के लिए कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स मतलब 30 नंबर लेके आना होगा, तभी आप आगे के लिए एलिजिबल होंगे। मैं बोल रहा हूँ एलिजिबल होंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इतने नंबर स्कोर कर लिए तो आपको स्किल टेस्ट देना ही है। यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जितने पोस्ट हैं उससे 5 गुना उम्मीदवारों को ही कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। तो कौशल परीक्षा में आने के लिए आपको 5 गुना, अगर हम फ्लैट लेते हैं कैलकुलेशन और रिजर्वेशन वगैरह को नहीं लेते हैं, तो 400 के हिसाब से 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देने पे आपको 2000 कैंडिडेट्स को ये स्किल टेस्ट के लिए बुलाने वाले हैं। तो 2000 में आपको आना पड़ेगा, टॉप 2000 रैंक में आना पड़ेगा इन मार्क्स को सेटिस्फाइड करने के बाद। अगर आप ये सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे तो आपके नंबर कितने भी रहें, ये जो है आपको कंसीडर करेंगे नहीं मेरिट के लिए। तो आप पास ही नहीं हुए तो कहाँ से कंसिडरेशन आएगा मेरिट का। इसीलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपको स्किल टेस्ट पे जाना है, नेक्स्ट स्टेज के लिए सेलेक्ट होना है, तो आपको इतने मार्क्स कम से कम लेके आने हैं। इसके बाद फिर आपको मेरिट में आने के लिए स्कोर करना होगा। ठीक है, अब ये जो कौशल परीक्षा है, ये भी जो है, इसके बारे में भी पूरी डिटेल में एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। कैसे कैसे शेड्यूल रहने वाला है, क्या होने वाला है, सारी डिटेल आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको सेम स्पीड चाहिए, 5000 पर आवर की डिप्रेशन चाहिए, और इन दोनों में आपको टाइप करके दिखाना होगा, और दोनों का मार्क 50-50 का रहेगा। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 30-30 अंक आपको पाना ही होगा, तभी आप आगे के लिए कंसीडर करे जाएंगे। मतलब कौशल परीक्षा का जो मार्क मिलेगा और रिटन टेस्ट का जो मार्क मिलेगा, इन दोनों को ऐड करने के बाद आपका सूची जो है वो बनाया जाएगा, और उसके बाद फिर जितने लोग सेलेक्ट होंगे उनमें से 3 गुना लोगों को उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया जाएगा। अब एक चीज़ जो डराती है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है बॉन्ड, अनुबंध जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनुबंध इन्होंने रखा हुआ है, आपको 4 साल का यहाँ पर बॉन्ड साइन करना होगा, और जिसकी वैल्यू होने वाली है 1 लाख रुपए। अगर आप 4 साल तक CSAB के लिए काम कर लेते हैं तो आपका जो पैसा है, जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने जमा करा है, वो वापस कर दिया जाएगा। और अगर इस ड्यूरेशन में आप रिज़ाइन कर देते हो या फिर आप रेगुलर नहीं हो पाते हो, प्रोबेशन पीरियड में ही किसी कारण से अनुपयुक्त पाए जाते हो, तो उस कंडीशन में ये जो सुरक्षा निधि है वो जब्त कर ली जाएगी, ऐसा CSAB का बोलना है। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप कि अगर कैंडिडेट्स ज़्यादा हो जाएंगे, एप्लीकेशन ज़्यादा हो जाएगा, जो कि होने ही वाला है, मान के चलिए आप, तो जो CBT है वो 1 से अधिक शिफ्ट में होने वाला है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। और क्योंकि डिफरेंट शिफ्ट में डिफरेंट क्वेश्चन पेपर रहेंगे, तो उसको जांचने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन मेथड का यूज़ किया जाएगा, और उसी के हिसाब से आपके मार्क्स आपको दिए जाएंगे, रैंकिंग आपको दी जाएगी। तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नॉर्मलाइजेशन मेथड इसमें यूज़ होने वाला है मेरिट बनाने के लिए। अगला आप पेपर दे के आते हैं तो उसके बाद 5 दिन के बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो मेल पे मिल जाएगा विथ आंसर, और उसके 3 दिन बाद तक का आपको समय रहेगा अपना जो भी ऑब्जेक्शन है उसको रजिस्टर करने का। उसके बाद आप कोई भी गलत क्वेश्चन के लिए आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्ज़ाम के 5 दिन बाद आपको मिल जाएगा आपका आंसर की क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद 3 दिन का और समय रहेगा आपको अपना दावा आपत्ति दर्ज कराने के लिए। तो आप एक काम करिएगा, आप हमको हमारे साथ अपना ये क्वेश्चन पेपर शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम जो है इसको सभी के लिए अवेलेबल
करा सके। मैं ईमेल आईडी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना आप मत भूलिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन आवेदन में आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है तो वर्किंग डे में आप 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और ये आपकी ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी के माध्यम से भी संपर्क किया जा सकता है। आप अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं, इसका मतलब ये है कि आप सीएसईबी के डेटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के लिए सीरियस हैं और आप एक्चुअली में कुछ करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आप हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके लिए ही कंटेंट अवेलेबल है, आपके लिए रिलेवेंट कंटेंट अवेलेबल रहेगा। तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपको पता ही है, तो वो भी करना मत भूलिएगा। इस रिक्रूटमेंट एग्जाम से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो वो सवाल आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन पे या हमारे ऐप में चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, होप टू सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस।